नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। अपन देख रहे थे क्लास 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 12 तक। आज अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 वो किस तरह से होएगा, उसका आंसर कैसे आएगा वो अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपको सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या वो किस फॉर्म में होनी चाहिए। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में होती है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अपन को ये प्रूव करना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या इस रूप में होती है। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, जो अपन ने 2.1 में प्रेमिका थ्योरम देखी थी वो अपन यूज लेंगे, यूक्लिड प्रेमिका थ्योरम। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी आपको, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये आपको मैंने बताया था। और a आपके पास कोई भी नंबर है तो a अपन क्या ले लेते हैं, अभी देखते हैं। और जहां r होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 या 0 से बड़ी, बट b से छोटी होनी चाहिए। ये आपको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बताई थी। ठीक, अब ले लेते हैं एक क्या है, माना a इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, a पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। और b की वैल्यू अपन यहां पर क्या ले लेते हैं, यहां 4 आ रहा है q के साथ, b की वैल्यू क्या ले ली, 4। तो इसका मतलब r की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से लेकर कहां तक होगी, 4 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी और 4 से छोटी, इस तरह से। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और क्या हो सकती है, 3। अब ये 0 1 2 3 अपन क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे और b की वैल्यू भी यहां पुट करेंगे। तो अपने पास a की वैल्यू क्या क्या आ रही है, क्या आ रही है, 4q प्लस 0। तो क्या आ गया, 4q। a बराबर क्या आ रहा है, 4q प्लस 1, r की वैल्यू 1 पुट की। a बराबर क्या आ रहा है, 4q प्लस 2। और a बराबर क्या आ रहा है, 4q प्लस 3। मैंने क्या किया, इसके अंदर b की वैल्यू 4 ली है क्योंकि क्वेश्चन में b q के साथ 4 आ रहा है, इसलिए 4 ले ली। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 या 0 से बड़ी और 4 से छोटी। तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3। और ये r की वैल्यू और b की वैल्यू मैंने यहां पुट की है, आपके जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके अंदर पुट की ये वैल्यू। तो अपने पास ये 4 वैल्यू आई है। अब उसने क्या बोला है कि 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 ये क्या है, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है ना, ओड पॉजिटिव इंटीजर नंबर, विषम पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो अपन इनमें देखते हैं। अगर अपन 4q की बात करें, 4q प्लस 2 और 4, हाँ बस यही आपके पास 2 है। ये जो संख्या होगी ये क्या होगी, सम। क्यों सम होगी, देखो 4q में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 4q प्लस 2 में भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4q भी डिवाइड हो रहा है और 2 भी डिवाइड हो रहा है। तो ये आपकी संख्या क्या हो गई, इवन हो गई। क्या हो गई, इवन। और अब ये आपके पास इवन है, सम है, और ये भी सम है। तो बची क्या, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये आपके पास क्या हो गई, विषम। क्या हो गई, विषम, ओड। ये क्या आ गई, विषम। देख लो आगे नहीं आगे, 4q में तो आपके 2 से डिवाइड हो रहा है पर 1 में नहीं हो रहा, 4q में हो रहा है पर 3 में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। जो 2 से डिवाइड होती है वो सम होती है, इवन नंबर होती है। जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 का भाग जिसमें नहीं जाता है वो क्या होती है, विषम। तो इनमें भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब आपके पास 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक संख्याएं है। और यही आपको प्रूव करना था, विषम पूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। मैंने कर दिया, किसको लेके, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को लेके सोल्व कर दिया। ये आपको मैंने 2.1 में अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, वो देखते हैं हम। Prove that product of two consecutive positive integer is divisible by 2। जो दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 14, क्रमागत विषम संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, जो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं वो किससे विभाजित होनी चाहिए, उनका गुणनफल प्रोडक्ट किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से। अब वो कैसे होगा अपन देखते हैं, सिद्ध करना है उसने कहा। तो माना दो क्रमागत संख्याएं माना दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या मान ली, n और n+1 लगातार, क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव लगातार हो गए। तो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर इज n and n+1। अब इनका प्रोडक्ट देखना है, गुणनफल देखना है। तो क्या आ रहा है, गुणनफल देखते हैं, गुणनफल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, n+1। अब इसने बोला प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 से। ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसके अंदर 2 से विभाजित होती है, ये संख्या 2 से विभाजित होती है। तो देखते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर लेते हैं 1, n बराबर क्या लेते हैं 1, n बराबर 1 लिया तो आपके पास क्या आया 1+1, तो कितना आ गया 1 × 2, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ये जो 2 आया ये 2 से विभाजित है या नहीं है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं n = 2 पर, n = 2 पर देखते हैं तो क्या आएगा 2+1 कितना आ गया 2 × 3 कितना आ गया 6 भी किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं, n = 3 पर, तो n की वैल्यू 3 पुट की, 3+1 कितना आ गया 3 × 4 कितना बन गया 12, और ये भी किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, 12 12 भी किससे विभाजित है, डिविजिबल बाई 2। तो इस तरह से आप n की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, ये हमेशा किससे विभाजित रहेगा, आपके पास 2 से विभाजित रहेगा, डिविजिबल बाई 2 से। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट होएगा, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या का जो प्रोडक्ट होएगा, दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर का जो प्रोडक्ट होएगा, गुणनफल होएगा, वो सदैव किससे डिविजिबल होएगा, 2 से डिविजिबल होएगा। तो दिस इंप्लाइज n+1 डिविजिबल बाई 2, 2 से विभाजित है। ये आपका प्रूव हो गया, क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ये आपको उसने पूछा था। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट और शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपना कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने देख लिया होगा, केवल n की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है वो देखो आप। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमेशा आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF। जब से भी लार्जेस्ट नंबर पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा क्या फाइंड आउट करना है, HCF। और जब भी आपके पास क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछे और स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तब आपको क्या ज्ञात करना है, LCM। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके पास क्या बोला उसने, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 207 एंड 965, सॉरी 2053 एंड 967, 967, और लेफ्ट रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 and 7। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करो। जब इसमें और इसमें डिवाइड करते हैं उनका जब अपन 2053 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा 5, और 967 में जब डिवाइड करेंगे तब शेषफल कितना रहेगा 7। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए
तो आपको मैंने क्या बोला है अभी, जस्ट बोला ही था कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना है, MSF ज्ञात करना है। बट यहाँ पर अगर देखें तो MSF के लिए संख्या चाहिए, बट ये एक्चुअल में संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर, भाग जा रहा है। अगर अपन LCF या LCM की बात करें तो वो संख्याएं आती है जिसकी भी निकालते हैं उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन एग्जैक्ट संख्या कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 2053 में से माइनस कर दिया 5 तो कितना आ गया 50, 2048, और उसमें से कितना आ गया 967 में से माइनस कर दिया 7 तो कितना आ गया 960। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या निकाल देना, HCF। जब आप इन दोनों का HCF निकालोगे तो इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और देख लो जैसे इसमें 5 जोड़ोगे तो शेषफल क्या बच जाएगा 5, और इसमें 7 जोड़ोगे तो शेषफल क्या बच जाएगा 7। तो अपन को जो HCF निकालना है वो जो संख्या है वो एक्चुअल में संख्या क्या है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको हाईएस्ट नंबर पूछे, लार्जेस्ट नंबर पूछे, ठीक है, और रिमाइंडर दिया हुआ है, तो HCF ज्ञात करने के लिए रिमाइंडर को उस संख्या में से क्या करना है, माइनस। तो आपने कर लिया, अब अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं 2048 का किससे डिवाइड हुआ, 2 से, तो कितने टाइम्स हुआ 1024, फिर 2 से कितना हुआ 512, फिर 2 से कितना हुआ 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से कितना हो गया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2 कितना आ गया 1। ये आ गया आपके पास। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया 2048 का क्या हो गया 2 की पावर 11। क्यों, इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में जब आधार समान है तो घाते हैं जुड़ती है, तो 2 कितनी बार आया हुआ है 11 बार, कितनी बार आया हुआ है 11 बार। अब देखते हैं 900 इसका अपन तो 2 टाइम्स क्या 2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 480, फिर 2 टाइम्स 240, फिर 2 टाइम्स 120, फिर 2 टाइम्स 60, फिर 2 टाइम्स 30, फिर 2 टाइम्स 15, फिर 3 टाइम्स 5, फिर 5 टाइम्स 1। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया 960 आपके पास क्या आ गया। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ये आ गया आपके पास। अब देखो मैंने क्या बोला, आपको क्या ज्ञात करना है HCF, और HCF क्या होती है जो दोनों में होना चाहिए और कम से कम, दोनों में होना चाहिए और कम से कम। यहाँ 2 की घात कितनी है 2 कितनी बार आया 11 बार, और यहाँ 2 कितनी बार आया 6 बार, तो 2 दोनों में है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 6, 2 की पावर 6 आ गई ना। और 3 इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। अब 2 की पावर 6 आपके पास क्या हो गया कितना हो गया 64, 64, ये आपका आंसर आ गया। तो 64 सबसे बड़ी संख्या है, 64 सबसे बड़ी संख्या है। जब इन दोनों में भाग देंगे तब तो पूरा पूरा जाएगा, बट 64 का भाग जब जैसे इसमें देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, और जब इसमें देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 7। क्यों 960 का पूरा भाग जाएगा, तो 967 में 60 निकालेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 7। यहाँ 2053 में 2048 तक तो पूरा भाग जाएगा, और जैसे इसमें देंगे तो शेषफल कितना रह जाएगा 5। तो इस तरह से जब भी आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब आपको क्या निकालना HCF, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तब आपको क्या निकालना LCM, लेस सेपरेट। तो ये इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 वो क्या है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आपने देख लिया होगा। फैक्टर आने चाहिए, किस तरह से फैक्टर निकालते हैं, और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोला है। डिस्क्राइब y
ये आपके पास है। इसने कहा डिस्क्राइब कीजिए क्या ये अभाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब अगर अपन देखते हैं तो ये फैक्टर है, फैक्टर रूप में ना, ये तो अभाज्य संख्या के रूप में आ गया। इसने पूछा भाज्य संख्या के रूप में पूछा, कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा, क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, और है तो भी क्यों, और नहीं है तो भी क्यों, अपन को ये पता करना है। बट जो अपन को यहाँ दे रखी है वो सारी की सारी क्या अभाज्य संख्याएं दिख रही है ना, प्राइम नंबर दिख रहे हैं, बट अपन को प्रूव क्या करना है, कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या। तो इसकी अगर बात करें तो इन दोनों में देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में प्लस 13, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 13 आ गया, क्या आ गया 13। तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो क्या आ गया 13 इंटू ये कितना हो गया 77 प्लस 1, ये कितना हो गया 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 को आप मल्टीप्लाई कर लो और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा 13 इंटू, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, आंसर ले लो या फिर इसको ना इसने टुकड़ों में बांटा, क्या बांटा मैं बताता हूँ, आप मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा। 13 को इससे किया तो कितना है 104 और 104 और 91 है ना, 91 और 10 कितना हो गया 101। ये आपके पास जो संख्या है। अब ये जो संख्या है ये वो कौन सी है, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है आपके पास, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया। प्रूव करना था कि भाज्य है या अभाज्य, जो आपके पास आई है वो कौन सी आ गई, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ही प्रूव करना था, वो आपने कर दिया, देख लो इस तरह से। सेम काम इसी में ये करना है। दोनों में क्या कॉमन आ गया, 5 आ गया, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 ना 5 कॉमन आ गया इसलिए 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, आप देखते हैं क्या आएगा, 7 इंटू 6 कितना आ गया 42 इंटू 12 24 प्लस 1, तो 5 इंटू, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1008 प्लस 1, तो कितना आ गया 5 इंटू 1009, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5045। 5045 ये जो आपके पास संख्या है ये भी क्या है, भाज्य है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कोई भी होता है उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, लिखते हैं ना, जैसे भी आपने किया था। जैसे 64 है तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। 15 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। तो ये तो क्या है, भाज्य संख्याएं, क्या है, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं हैं तो उनको अपन अभाज्य संख्या के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। उसने फैक्टर के रूप में आपको दिया था, लगभग अभाज्य संख्या के रूप में दिया था, आपने इसको सरल करके जो संख्या है वो बता दी, और वो जो संख्या है वो आपके पास क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर 16 नंबर समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ नहीं है, सरलीकरण किया, ये संख्या थी और वो संख्या क्या है, भाज्य। उसने ये बोला था डिस्क्राइब कीजिए और आपने डिस्क्राइब कर दिया किस तरह से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ HCF ऑफ 2 नंबर 306 एंड 657 का HCF है वो कितना है 9, तो उसने कहा LCM फाइंड आउट करो, LCM ज्ञात करो। तो जब अपन इसके अंदर देखते हैं, दो संख्याएं दे दी आपको, दो संख्याओं में एक का HCF दे दिया और क्या पूछा है LCM। तो इसमें मैंने आपको देखो कल प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन करवाया था और पहले भी बताया था कि LCM और HCF और संख्याओं में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM। तो इन संख्याएं क्या देती, 306 इंटू 657 बराबर 9 इंटू LCM।
अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के साथ ये किस में मल्टीप्लाई में और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 बट्टा 9 बट्टा 9। अब अगर अपन डिवाइड करें इसको तो देख लो ये कितने टाइम्स हो गया 3 और 4 34 है ना। 3 बचा 36 में 4 टाइम। तो एलसीएम अपना कितना आ गया 34 इंटू 657। तो एलसीएम जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूं सीधा गुणा करके टाइम बिना वेस्ट किए। कितना आ जाएगा 22,338। तो एलसीएम कितना आ गया 22,338। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है पहले से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना 17वां कंप्लीट होता है।